Hello students, welcome to our academy, RT Academy। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आपके लिए फिर से लेके आया हूँ अपने चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पे एक नया टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में रेस्पिरेटरी मेथड्स एक्सक्रीटरी मेथड्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में जाना। हमने जाना कि ह्यूमन के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से बना हुआ है। जहाँ पर हमने किडनी से मुलाकात करी, किडनी में मौजूद उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स के बारे में जाना। और आज हम उस नेफ्रॉन्स में कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो हमारे और व्यूअर हैं वो चैनल को लाइक और शेयर करें। ओके, समय गंवाए बिना चालू करते हैं आज का टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन। तो देखिए, यूरिन फॉर्मेशन है क्या? एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन का मेथड है, बहुत बड़ा मेथड है फिल्ट्रेशन का, कि कैसे किसी ब्लड से हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे यूरिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब कैसे उस ब्लड से फिल्टर कर लिया जाए। यानी उस ब्लड से पानी को अलग कर लेना, उस ब्लड से ग्लूकोज को छान देना। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन चलिए समझते हैं आखिर कि हमारे बॉडी में यूरिन बनता कैसे। ओके, चलो यही समझ के टॉपिक समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी जानेंगे किडनी की। तो आपकी किडनी में देखिए नेफ्रॉन्स में, सबसे पहले नेफ्रॉन्स को देख लीजिए। ये किडनी का एक पार्ट है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट था। और नीचे मेडुला, देखिए मेडुला में कैसे ये लूप ऑफ हिलने बन रही है। तो ये किडनी की एक टीएस है, पहले इसको देखने सही से। अब आपके टॉपिक पे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन को हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सेकंड इज रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। 3 प्रोसेस, 3 स्टेप यूरिन को बनाने के लिए सफिशिएंट हैं। तो चलिए पहले स्टेप पे चलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो पहली बात तो ये समझ लें दोस्तों कि ग्लोमेरुलस क्या था। आपको मैंने बताया था कि जब बोमेन कैप्सूल, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को कंप्लीटली हम क्या बोलते थे? मैल्पिगियन कैप्सूल। अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ लेयर्स पहले हमारे के समझ लें। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो लेयर हमारी वो एंडोथेलियम होती है, ये एंडोथेलियम से लेयर होगी। एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, 3 लोग आए। सबसे पहले तो एंडोथेलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की, यानी जो हमारी एफरेंट आर्टेरियोल आती थी, ये अंदर जाके कैपिलरी में डिवाइड होती थी, तो इसी को हमने ग्लोमेरुलस बोला था। अब उसी ग्लोमेरुलस को देखिए, आपको दिखाया जा रहा है ग्लोमेरुलस को कि ग्लोमेरुलस कैसे दिख रहा है उस जगह पे। तो इस जगह पे ग्लोमेरुलस में जो ब्लड वेसल्स हैं वो एंडोथेलियम की लेयर है। एपिथेलियम लेयर पाई जा रही है किस पे? बोमेन कैप्सूल में। ये लेयर एपिथेलियम लेयर है, ये हमारी एपिथेलियम लेयर है। एंड थर्ड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कि आपने एल्वियोलस वाला पढ़ा था सीन, कि एल्वियोलस की एपिथेलियम लेयर थी, ब्लड की एंडोथेलियम लेयर थी, और उनके बीच में बेसमेंट सबस्टेंस था। ऐसे यहीं पर ये हमारी बोमेन्स कैप्सूल की बेसमेंट लेयर है, बेसमेंट है। और खुद हमारी बोमेन कैप्सूल की जो लेयर है उसे हमने बोला एपिथेलियम की लेयर है, और ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लेयर। कुछ घटना अगर आप देखेंगे तो ऐसे हो जाती है। ये देखिए एपिथेलियम लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड एंडोथेलियम लेयर। इन 3 लेयर के पास हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चालू होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। इन 3 लेयर्स के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। चलिए आगे चलें, क्या होगा इस जगह पे। देखिए एपिथेलियल सेल के बारे में पोडोसाइट्स क्या कहते हैं? ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर leaving some minute space called filtration slits.
आप ये देख रहे हैं जो ग्लोमेरुलर सेल है कैसे तरीके से स्लिट्स बनी हुई है, इसमें क्या है ऐसे अरेंज है कि कुछ स्लिट बन जाती है और इसे बोला इन्होंने फिल्ट्रेशन स्लिट। क्लियर? क्या बोला? फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स। तो अब देखिए एपिथेलियल सेल ऑफ द बोमन कैप्सूल आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर लिविंग सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट। तो फिल्ट्रेशन स्लिट को देख लीजिए आप बहुत आसानी से, ये हमारी पोडोसाइट्स हैं, सेल का नाम रखा है पोडोसाइट सेल बॉडी है, ये सेल्स है, एंड बीच बीच में इनके फिल्ट्रेशन सीट है। फिल्ट्रेशन सीट क्या काम है? यहीं से फिल्ट्रेशन चीजें होंगी, यहीं से चीजें डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगी। तो ये देखिए रियल में ऐसे दिखाई पड़ती है, इस जगह पे एक फिल्ट्रेशन सीट है, कैपिलरी का घना जाल है, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है, ये स्ट्रक्चर, ये कैपिलरीज घना जाल है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर। तो ये रेड वाला हमारा क्या है? वही ग्लोमेरुलस है जो ब्लड की पतली पतली कैपिलरीज से बनी हुई है और ऊपर पोडोसाइट सेल से कवर है। जिस सेल से दो सेल्स के बीच में जो गैपिंग दिख रही है, जो स्लिट दिख रही है, इसको फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल का ही नाम है क्या? पोडोसाइट। तो ये एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल का ही नाम है क्या? पोडोसाइट। तो ये एपिथेलियल सेल ने कवर किया और जिस जगह पर कवरिंग नहीं है वहां पर स्लिट पाई जा रही है, उसे हमने बोला फिल्ट्रेशन स्लिट्स। Almost all constituents of blood plasma except the protein passes into the lumens of Bowman capsule। अब ये बोमन कैप्सूल में गया है। देखिए सबसे पहला प्रोसेस, हेडिंग को छोड़ दीजिए, हेडिंग पर ज्यादा जोर मत दीजिए, पहले प्रोसेस देखिए। आप देखेंगे जो हमारा एफरेंट आर्टेरियोल है, इस एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफ्रेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अब इधर से हमारा ब्लड आ रहा है जिसमें यूरिन सब कुछ है, आ रहा है ब्लड हमारा यहाँ से। अब जैसे ब्लड हमारा गुजरता है बोमन कैप्सूल के पास, तो देखिए अब उसने बोमन कैप्सूल के पास ग्लोमेरुलस बना दिया, नॉट ऑफ कैपिलरी बना दी। अब देखिए ब्लड जा रहा है लेस अमाउंट में, आ रहा है मोर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है और उस प्रेशर के कारण, इस प्रेशर को नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस प्रेशर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस जगह प्रेशर जनरेट हुआ, क्यों? ब्लड आ तो रहा ज्यादा क्वांटिटी में लेकिन पास हो रहा है कम क्वांटिटी में, इसलिए ग्लोमेरुलर में जो फिल्ट्रेशन स्लिट है, उन स्लिट से चीजें क्या होती है? फिल्टर होना चालू आती हैं, चीजें फिल्टर होकर चालू हो गई और रीनल ट्यूब्यूल की तरफ बढ़ने लगेंगी, तो बोमन कैप्सूल में भर लेगी। ये जो फिल्ट्रेट होकर के आया, इसमें है क्या? इसमें लगभग सारे कंपोनेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा के, लेकिन यहाँ पे आपका यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर सब कुछ यहाँ पर बोमन कैप्सूल में फिल होने लगता है। पहली हेडिंग, पहला स्टेप। आप सोचिए कि आपके ब्लड से मौजूद प्लाज्मा का छन जाना, ब्लड में मौजूद हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का छन करके निकल जाना, और जो ब्लड फिल्टर हो गया वो ब्लड धीरे धीरे इफ्रेंट आर्टेरियोल से बाहर जाता रहेगा। छोटा मोटा फिल्ट्रेशन नहीं था, इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है, या इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आप इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का या फिर इसे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम दे सकते हैं। क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? क्योंकि बहुत ही मेहनत से माइन्यूट चीजों को ब्लड से छान करके अलग कर दिया गया। About 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute। पर मिनट 1100 से 1200 ml हमारे ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। It constitutes 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। सोचिए कि एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर कर दिया जा रहा है। दूसरी बात देखें, the amount of glomerular filtrate formed per minute is called glomerular filtration rate। पर मिनट में ग्लोमेरुलर जितना फिल्ट्रेट कर रहा है उसे हम GFR बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो नॉर्मल GFR होता है 125 ml पर मिनट, यानी 180 लीटर पर डे। इसीलिए कहा गया है कि अगर
मान लीजिए ह्यूमन के बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई, वाटर सप्लाई करते रहेंगे, पानी की कमी ना हो, तो एक दिन में वो 180 लीटर यूरिन तैयार करेगा। सोचिए 180 लीटर कितना होता है, यानी कि आपको वॉशरूम जाने के लिए आधे घंटे का टाइम चाहिए, तब कहीं जाकर के आप 180 लीटर को बाहर निकाल पाएंगे। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ही हमारी बॉडी में दूसरा स्टेप रखा जाता है, दूसरा स्टेप बनता है। वो क्या है अभी बताते हैं। सबसे पहले आप पहले स्टेप को समझ गए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को। बोमेन कैप्सूल में घटना घट रही थी, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू आने वाले ब्लड का क्वांटिटी ज्यादा थी, एफरेंट की कम थी, जिस कारण एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण हमारे ब्लड से ब्लड का प्लाज्मा फिल्ट्रेट करके बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, जिसमें यूरिन होगा, यूरिक एसिड होगा, यूरिया होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होंगे, सबसे ज्यादा वाटर होता है। ये सारी चीजें बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होकर के आ जाएंगी और इसी को हमने नाम दिया था अल्ट्राफिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वही बता रहा है कि द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तो जो हमारा GFR है वो 25 ml पर मिनट है। एक मिनट में 125 ml वो निकालेगा बनाने के लिए, और पर डे हो गया 180 लीटर। अब जैसा कि मैंने कहा कि 180 लीटर अगर आपके नेफ्रॉन में तैयार हो रहा है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन गया, इसलिए इस क्वांटिटी को कम करने के लिए हमारा सेकेंड प्रोसेस आया रीएब्जॉर्प्शन। हम चाहें तो यहाँ पर, जैसे कि रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, चाहो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन समझते हैं। 180 liter of glomerular filtrate is produced daily, but 99% of this reabsorbed by the renal tubule। 99% रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा एक काम है, अगर हमारी बॉडी से इतना वाटर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मारे जाएंगे। लेकिन हमारे रीनल ट्यूब्यूल उस जो फिल्ट्रेट हुआ है, जो बोमेन कैप्सूल से फिल्ट्रेट होकर चीजें निकल रही है, उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है, यूजफुल चीजों को फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहता है वाटर का। So normal value of urine is released 1.5 लीटर। रीअब्जॉर्प्शन की देर के कारण 180 लीटर आकर के 1.5 लीटर बचता है, और 1.5 लीटर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम द फिल्ट्रेट देखिए ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम एटसेट्रा आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब्ड पैसिवली। जो हमारा फिल्ट्रेट आ गया है, कहाँ फिल्ट्रेट आ गया, हमारे नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट भर गया है, जो बोमेन कैप्सूल से फिल्ट्रेशन के थ्रू आया है अभी, उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम, इन लोग को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। यानी हमारी रीनल ट्यूब्यूल इसको एक्टिवली क्या करती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है। एक्टिवली मतलब एनर्जी लगाना पड़ेगा, इसके लिए एनर्जी लगाना जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए जरूरी है, अमीनो एसिड जरूरी है, मिनरल्स हमारे लिए जरूरी है, तो इनको एक्टिवली एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब्ड पैसिवली, और नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली एब्सॉर्ब किए जाते हैं, कोई एनर्जी कम नहीं। Passive reabsorption of water occurs in the initial segment of the nephron। Initial segment of the nephron की बात करें तो यानी कि DCT के पास, PCT के पास, यानी कि PCT के पास, proximal convoluted tubule, ये proximal convoluted tubule था, ये आपका DCT है, ये लूप ऑफ हेनले, तीन जोन समझ लीजिए, DCT, PCT, लूप ऑफ हेनले। ये लूप हो गया हेनले का, ये डिसेंडिंग लिंफ हो गई पीसीटी की, ये असेंडिंग लिंफ हो गई। इन पॉइंट्स का रखिए, 4 पॉइंट के 5 पॉइंट को देख लीजिए। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये उसकी डिसेंडिंग लिंफ से नीचे गिर रहा है, फिर लूप ऑफ हेनले मिला, फिर असेंडिंग लिंफ मिल गई, और फिर मिला डीसीटी। थोड़ा यहाँ पर खेल से ध्यान समझना है। ओके, तो कह रहा है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी। पीसीटी में ही वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट चले, 180 लीटर, ओके 1.5 हो ही गया। अब देखिए, अब जो हमारा पैसिवली एब्जॉर्ब हुआ है हमारा वाटर, वो वाटर हमारा इस पीसीटी पे एब्जॉर्ब हो गया। ओके, पीसीटी पे जब ये एब्जॉर्ब हो गया, PCT reabsorb most of the nutrient and 70 to 80% of
इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिनरल्स, वहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, HCO3 है, H2O, इन लोग का एब्जॉर्प्शन हमारे पीसीटी पे हो जाता है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल ऑफ पीसीटी इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, समझें क्या चीज है सिंपल ऑफ क्यूबॉइडल। सिंपल का मतलब ये आप पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बताया था। ये क्यूब शेप में सेल होती है जो कहाँ पाई जा रही है, पीसीटी में लगी हुई है, और सीलिया भी इसमें है। तो बोला गया सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। तो सिंपल टिश्यूज क्या करती है, ये वाटर को या जो भी न्यूट्रिएंट है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ओके, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन। तो ये सीलिया ऐसे विलाय होता है ना इंटेस्टाइन में, ऐसे यहाँ सीलिया मौजूद है, ये क्या करते हैं बहुत तेजी से चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी इनके लिए यूजफुल चीजें हैं। अभी हम चल रहे हैं रीअब्सॉर्प्शन पे, याद रखिएगा कि किस सेगमेंट पे क्या रीअब्सॉर्ब होता है। दूसरे सेगमेंट में चलते हैं, दूसरा सेगमेंट हमारा जो है वो ले लीजिए लूप ऑफ हिनले। तो लूप ऑफ हिनले मेंटेन्स हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। अगर आप देखेंगे तो ये कॉर्टेक्स पार्ट को फ्लो कर रहा है, ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट था, और इधर हमारा क्या है, ये मेडुलरा पार्ट है, मेडुलरी पार्ट है हमारा ये। अब मेडुलरी पार्ट में जो टिश्यू होते हैं, जो बेसमेंट टिश्यू है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू, बेसमेंट टिश्यू। इस बेसमेंट टिश्यू में ऑस्मोलरिटी मेंटेन करके चलता है। तो लूप ऑफ हिनले मेंटेन्स हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहां पर इंटरस्टिशियल है भाई, नेफ्रॉन जहां लगे हुए हैं उनके बीच में टिश्यू नहीं है, टिश्यू है ना, नेफ्रॉन से टिश्यू लगा बीच में, उसी सब अरेंज है। तो दो नेफ्रॉन के बीच में जो टिश्यू पाया जा रहा है उसको बोल रहा है इंटरस्टिशियल टिश्यू, और उसमें जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को बैलेंस करना है, क्योंकि अगर फ्लूइड बैलेंस नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बिगड़ जाएगा। ध्यान समझिए किस जगह। डिसेंडिंग लिम्फ इज परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्फ, ये वाली बात कर रहा है, डिसेंडिंग लिम्फ इज परमिएबल फॉर वाटर, वाटर के लिए परमिएबल होती है, बट आल्सो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे। यहां पर वाटर परमिएबल है तो वाटर आसानी से यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इन असेंडिंग लिम्फ मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब ये वाला जो पार्ट असेंडिंग वाला, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यानी वाटर अगर आया तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जबकि डिसेंडिंग वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी यहाँ वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा बट यहाँ वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से सोडियम क्लोराइड है, ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट चल रहा है डिसेंडिंग में और असेंडिंग में। डिसेंडिंग में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था बट इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं। असेंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है पर वाटर का नहीं। ओके, आगे चलिए। अब कह रहा है कि बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन सो फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड, इसलिए जो फिल्ट्रेट का डाइल्यूटेड रहता है। डाइल्यूट क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, तो डाइल्यूट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स और बाहर निकल गए तो डाइल्यूट हो गया हमारा। इन डीसीटी यानी डिजिटल कन्वर्टिबल तीन जगह दिखाया, पहले पीसीटी में दिखाया, क्या पीसीटी में क्या देखा आपने, डिसेंडिंग लिम्फ में पीसीटी ने पहले वाटर एब्जॉर्ब किया, फिर असेंडिंग में क्या रहा, सॉरी डिसेंडिंग में वाटर एब्जॉर्प्शन होता रहा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हुआ। असेंडिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हुए पर वाटर नहीं। अब देखिए डीसीटी में क्या घटना घट रही है। इन डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। कंडीशनल यहाँ पर सोडियम और वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। It reabsorbs large amount of water to concentrate urine. It also allows passage of a small amount of urea into medullary. तेरा कुछ अमाउंट में इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया इंटरस्टिशियल सेल में चला जाता है, कुछ अमाउंट में, बहुत लेस अमाउंट में, into medullary interstitial to keep up the osmolarity. osmolarity को मेंटेन रखने के लिए वो चीजें रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगी। चलिए दो चीजों से तो हम पार लगा गए। एक हमने पार लगा लिया क्या कि क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, पहली चीजें फिल्ट्रेट होकर के आ गई, फिल्टर होकर के चीजें आ गई वुमेन कैप्सूल में। अब
फिल्ट्रेशन इतना ज्यादा हो रहा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट अगर पर डे का देखा जाए तो 180 लीटर बन रहा था। अब इसमें वाटर बहुत ज्यादा है और वाटर हमारी बॉडी से ज्यादा ना निकले, इसलिए हमारे जो ट्यूबुलर रीजन था उसमें पीसीटी ने लूप ऑफ हिल किया, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्फ ने डीसीटी ने चीजों को एब्जॉर्ब किया और उस यूरिन को कंसंट्रेट किया। ठीक है, और थर्ड स्टेप पे आते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन समझिए। आपने देखा था कि नेफ्रॉन के सराउंडिंग वासा रेक्टा या कैपिलरी नेटवर्क होता है, वासा रेक्टा या कैपिलरी नेटवर्क। अब आपकी जो कैपिलरीज है, ब्लड फिल्टर होकर ले आ रहा था, अफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा था, एफरेंट से ब्लड जा रहा है, ये दो कहता था। अब कभी कभी क्या होता है कि चीजें फिल्टर नहीं हो पाई, तो हमारे इस रीनल में जो फ्लूइड भरा था उससे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे ब्लड कैपिलरी में चली गई और ब्लड से कुछ पोटेशियम, यूरिया, अमोनिया हमारे रीनल ट्यूब्यूल में आ गया। यानी जब ये क्वाइल्ड थी वासा रेक्टा कैपिलरी नेटवर्क, तो इन्होंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रीनल ट्यूब्यूल में डाल दिया और रीनल ट्यूब्यूल से बेनिफिटेड चार पार्ट को हमारे कहाँ डाल दिया, ब्लड कैपिलरी में एक्सचेंज किया चीजों को, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्रीशन। तो हेडिंग बनती है ट्यूबुलर सेक्रीशन। देखिए कैपिलरी में ब्लड था, वहां से यूरिया आ गई, वहां से कुछ ड्रग्स आ गए, वहां से पोटेशियम एंड प्रोटॉन्स आ गए और इधर डीसीटी में पहुंच गए और डीसीटी यानी डिस्टल कॉर्टिकल से यूरिन बन गई। तो कभी कभी कुछ चीजें फिल्टर नहीं हो पाई सही से, तो कैपिलरी से वो चीजें सेक्रेट कर दी जाती हैं हमारे रीनल ट्यूब्यूल में और रीनल ट्यूब्यूल में चीजें आ गई तो हमारा यूरिन बनना स्टार्ट हो गया। तो सेल्स ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी मेंटेन आयोनिक बैलेंस। कह रहा है पीसीटी और डीसीटी के जो सेल्स होती है मेंटेन करती है आयोनिक बैलेंस यानी सोडियम पोटेशियम बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस भी करती हैं और बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव रिब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटॉन्स आई मीन हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम एंड अमोनिया into the filtrate and absorb of HCO3 from it. Collecting duct maintains pH and ionic balance of blood by the secretion of hydrogen and potassium ions. देखिए जब भी कभी भी किसी जगह पे हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा अगर ब्लड में हाइड्रोजन हो गया तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा, तो इस चीज को बैलेंस करता है, ये सेक्रेशन करेगा कि यूरिन में निकल भी जाए। तो बॉडी को पोटेशियम इन सब चीज के लिए बैलेंस करने के लिए हमारा रीनल ट्यूब्यूल के पीसीटी डीसीटी और हमारे कलेक्टिंग डक्ट ने काम किया। एंड आफ्टर दैट कि अगर इसमें देखें एक टॉपिक हल्का सा, तो आयनिक बैलेंस के लिए इस पॉइंट को फिर से देखेंगे। कलेक्टिंग डक्ट्स मेंटेन्स पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयंस। तो हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन को बैलेंस करने के लिए ब्लड में ये सेक्रीशन करते हैं। तो देखिए आप अगर स्टार्टिंग से एंड पे जाते हैं तो आपके लिए सबसे पहला पेज आपके जो पॉइंट बन रहा था वो पॉइंट था हमारा 3 टाइप्स आपके स्टेप्स थे। पहला स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यानी पहला घटना यहाँ घट रही थी ग्लोमेरुलस में, जहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चल रहा था। हमारे ग्लोमेरुलस से चीजें फिल्ट्रेट होकर के, वो भी किस स्लिट से, फिल्ट्रेशन स्लिट से, वो हमारे बोमन कैप्सूल में फिल हो रही थी। धीरे धीरे बोमन कैप्सूल से फिल होकर नीचे की तरफ जा रही थी। आपने इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोला था, जिसमें वाटर था, जिसमें ग्लूकोज थे, अमीनो एसिड्स थे, यूरिया था, यूरिक एसिड थी, ये सारी चीजें हमारे पीसीटी में आ गई। धीरे धीरे ये पीसीटी से आगे बढ़ती थी, लेकिन पीसीटी में एक कार्यक्रम चल रहा था, पीसीटी H2O का रीअब्जॉर्प्शन कर रही थी और ग्लूकोज इन सब का जो भी सिलेक्टेड चीजें थी उसको एब्जॉर्ब किया गया और इसीलिए पॉइंट बन गया सेकंड, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू हमने ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब किया। एंड आगे अगर बढ़ेंगे तो जब हमारा ब्लड यहाँ जो हमारा फिल्ट्रेट था जो बढ़ रहा था, ये घूमते घूमते डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले और उधर असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले की तरफ चल रहा था। यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे कि डिसेंडिंग लिम्फ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था पर इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं, असेंडिंग लिम्फ पे
इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा था लेकिन वाटर का नहीं। और कलेक्टिंग डक्ट पे या डीसीटी पे कुछ कंडीशन पे वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आगे हमने जाना कि कुछ चीजें फिल्ट्रेशन के दौरान रहेगी, जो रहेंगे फिल्ट्रेशन के दौरान चीजें वो हमारी कैपिलरीज से हमारे रीनल ट्यूब्यूल में सेक्रेट कर दी गई, भेज दिया गया, जैसे यूरिया, अमोनिया, कुछ आयंस, ये हमारे भेज दिए गए कहाँ पर, भेजे गए हमारे ट्यूब्यूल पर। और इसलिए हमें थर्ड हेडिंग पढ़नी पड़ी और वो हेडिंग बनी ट्यूबुलर सेक्रीशन। 3 स्टेप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। इसके तहत हमारा यूरिन तैयार हुआ। जो लास्ट में बचता है क्वांटिटी जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आती है वो हो जाती है हमारी यूरिन। अब ये यूरिन येलोइश कलर की भी होती है, कलर अगर देखा जाए यूरिन का तो येलोइश कलर की होती है, जो कि यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट के कारण ऐसा होता है। यही समर सीजन में आपकी यूरिन थिकर हो जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी से स्वेट के फॉर्म में वाटर निकल रहा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होने के कारण यूरिन थिक हो जाती है। तो जब कभी भी यूरिन आपको थिक लगे, डार्क कलर की लगती है, तो आप समझ जाइए आपकी बॉडी में वाटर की कमी है। एंड विंटर सीजन में यूरिन कई बार जाना करना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, और यूरिन का कलर लाइट होता है बिकॉज वाटर का कोई और रास्ता नहीं है कि आपकी वो बॉडी से बाहर निकले। इस तरीके से आपने एक स्टेप को जाना कि कैसे हमारी बॉडी में नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा यूरिया अलग है, यूरिन अलग है। यूरिया लीवर में बनाया गया था अमोनिया के थ्रू, और इसी अमोनिया के थ्रू जो निकाला गया हमारा यूरिया, ये यूरिन के फॉर्म में आता है, जैसे वाटर डिजॉल्व होता है और सारी का स्टेट डिजॉल्व होती है, वो हमारा यूरिन रहता है, और ये यूरिन हमारा बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यूरिन हमारा कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा, और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद यूरिन पहुंचेगा पेल्विस रीजन में, और पेल्विस रीजन से वो आपके यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा द्वारा आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर था वो यूरिन फॉर्मेशन पे था। कल एक नया लेक्चर लाएंगे आपके लिए फिर से कुछ बचे हुए टॉपिक पे, जो कि हो सकता है डिसीज रिलेटेड हो या फिर कुछ डिसऑर्डर होंगे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, कैसे बैलेंस होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब भी हम जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल आरके अकेडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं नागेश साहू, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए